हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम जो है पिछले क्लास में लेकर के आए थे प्राचीन भारत का जो है लगभग 300 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लेकर के आए हैं मध्यकालीन भारत के लगभग जो है 250 से 300 तक प्रश्न है। जो अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो इनमें से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इनको निश्चित पढ़ लीजिए। आने वाले जो है बीपीएससी बिहार टीचर वाला जो है उनमें पूछा जा सकता है। बहुत क्वेश्चन जो है लगभग आएगा कहाँ से क्वेश्चन, यहीं से तो आ सकता है ना। इसलिए इनको जो है आप पढ़ लीजिए। इसी तरह से आगे जो है और चैप्टर का जो है हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ाएंगे, लेकिन इनको कम से कम पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद हम फिर इस अगला जो टॉपिक लाएंगे वो लाएंगे मतलब जो है मॉडर्न हिस्ट्री। उनको भी जो है ख़त्म कर लेंगे। मतलब हम लोगों का हिस्ट्री में तीनों लगभग ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग फिर ज्योग्राफी और अदर अदर सब्जेक्ट को भी करेंगे कवर। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है बिना देर किए हुए, समय गंवाए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज है सल्तनत काल। देखिए, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए दोस्तों, 712 रहता है, लेकिन 711 भी है तो हम मानेंगे 712, लेकिन ज़्यादातर जो पुस्तक लिखता है 712। तो देखिए, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम। इनके बारे में हम कहानी भी बताएंगे आप लोगों को कि ये मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किए थे 711 ईस्वी में। ये मतलब मध्यकालीन भारत में या इससे पहले तो कहीं प्राचीन भारत में तो देखने को नहीं मिला कि कोई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए। लेकिन हम लोग जो है अगर पहली आक्रमण हम इसको कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था। तो आप देख सकते हैं वही सेम प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम। इसमें दिया है 712, आप ऊपर में देखिए 711 लिखा है, तो बात सेम है। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ। तो ये हुआ मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। देखिए दोस्तों, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब हुआ था, कब हुआ। तो यानी मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, यानी अरब व्यापारी जब यहाँ पर आए मालाबार तट पर, पहली बार जो है इस्लाम के साथ संपर्क हुआ था। चलिए, अतः आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसके साथ हम अगला प्रश्न लेते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आप जानते हैं कि मोहम्मद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो भारतीय शासक कौन था, तो ये था कौन, राजा जयपाल। ठीक है, राजा जयपाल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनी के साथ जुड़ा था। तो ये जुड़ा था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। अब अगला प्रश्न है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। तो ये है फिरदौसी। कौन है, फिरदौसी। दोस्तों, ये जो है शाहनामा हो गया, या ये मोहम्मद गजनी हो गया, या मोहम्मद गौरी हो गया, इन सभी के बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, या हम जो है मतलब विस्तार से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। लेकिन हम लोग जो है पहले ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर लेंगे। जब समय हम लोगों को एग्ज़ाम आगे पहुंच चुका है, कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए हम लोग जो जो महत्वपूर्ण पहले है उनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग डिटेल से इन सभी को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए अगला प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। जो 8वां प्रश्न है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था दोस्तों, आपका जो है पहले हुआ तराइन का प्रथम तराइन का 1191 ईस्वी में, और द्वितीय 1192 में, और तृतीय जो हुआ था 93 में नहीं 94 में, यानी एक साल गैप कर लीजिए। 91 से फर्स्ट, 92 सेकेंड और 94 थर्ड। अब ये जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। इसमें जो है कौन जीता था, तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया फर्स्ट में। सेकेंड में जो है कौन जीता, तो पृथ्वीराज चौहान हारा और मोहम्मद गौरी जीता। चलिए, इसका कहानी भी है, बहुत अच्छा रोचक कहानी है, उनको हम बताएंगे। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो किसने जो है, किस राजा यानी राजपूत ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो बताए अभी जस्ट, तो पृथ्वीराज तृतीय, यानी यही जो है पृथ्वीराज तृतीय होगा ही। ठीक है ना। देखिए, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो पहली बार हराया था तो पृथ्वीराज तृतीय का ही जिक्र है यहाँ पर। बघेल भीम जो है ये दिया हुआ है, जो मेरे ख्याल से गलत है।
फिर भी हम लोग जो है इसको सर्च कर लेंगे, देखेंगे। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने, तो 5 राजवंशों से। ठीक है, इनका हम लोग जो है ट्रिक बना देंगे। क्या, तो गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जो शासित हुआ था कुल कितना से, 5 से। तो गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश। अब देखिए, खिले तो से तुगलक वंश, लोधी वंश, और उसके बाद कौन है, खिले तो सांस लो, लोधी वंश। तो यानी इस तरह से 5 वंश आ गया। और इसके संस्थापक को भी आप याद रख सकते हैं, ऐबक जल गया खीवों से, यानी ऐबक हो गया क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक जल से जलालुद्दीन खिलजी हो गया खिलजी वंश का संस्थापक। ऐबक जल गया, गया से मतलब जो है जल गया, गयासुद्दीन हो जाएगा, तुगलक वंश का गयासुद्दीन हो जाएगा। जल गया खीवो, तो यानी सैयद वंश जो है उसका हो जाएगा खिज्र खान। और ये जो अंतिम जो है लोधी वंश, उसका हो जाएगा लोधी वंश का बहलोल लोधी। इस तरह से हम लोग जो है 5 राजवंश का जो है क्रम भी जान सकते हैं कि मतलब सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद जो है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो इस तरह से अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो दोस्तों ये जो था गुलाम गौरी का गुलाम था। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित? तो देखिए, दास का मतलब क्या होता है, गुलाम। तो इस तरह से देखिए, हुमायूं, अहमद शाह अब्दाली, अकबर, ये सब नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है, यही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उत्तराधिकारी बना। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक पुत्र था जो आराम शाह था, उनका जो है ये हत्या करके जो है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये दामाद भी है और गुलाम भी है। तो इसलिए इसका आंसर जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? तो गुलाम वंश से रखने वाला इल्तुतमिश था। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दिल्ली का सुल्तान जो है इल्तुतमिश बना था। उसके बाद जो है अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश बना था। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया, क्या कहलाया? तो ये चंगेज खान, ठीक है, जहांगीर खान, यानी चंगेज खान। यानी देखिए, तेमुजिन जो था बड़े होने पर उसी को चंगेज खान। आप जानते होंगे कि ये अकबर के बारे में, चंगेज खान और एक ठो तैमूरलंग, ठीक है, इन दोनों के वंशज से जो है, इनके माता जो है चंगेज खान के वंशज से और इनके पिता जो है तैमूरलंग के वंशज से थे, और वही बाबर हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका? तो सब जानते होंगे, रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये जो पूरा किया था दोस्तों, ये किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 238 फीट है। चलिए, इस तरह से हम लोग जो है अगला प्रश्न भी लेंगे, जो काफ़ी जो है रोचक होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आएगा कौन? तो पहले आ जाएगा इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश के बाद आ जाएगा बलबन। ये बलबन नहीं आना चाहिए। इल्तुतमिश के बाद आना चाहिए नासुरुद्दीन। ठीक है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 1 आना चाहिए, उसके बाद जो है क्या कहते हैं 2 आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, किसी में है ही नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें जो कहा है दिल्ली पर
उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश का जो है, इल्तुतमिश के ही जो है ये पुत्री है रजिया। हालांकि ये इल्तुतमिश के पुत्र है नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है गद्दी पर बैठा, और नसीरुद्दीन के बाद जो है जब इनसे नहीं संभला तो रजिया बैठी, और रजिया के बाद जो है उनके भाई जो है बहराम शाह बैठे थे। उसके बाद जो है ये बलबन जो है इल्तुतमिश के दरबार में रहने वाले लोग हैं, जो कि इनके जो है दामाद को ही पहले अपने दामाद को इन सभी को खंडित यानी तोड़ करके बहराम शाह को भी हटा करके ये नासिरुद्दीन मोहम्मद जो इनके दामाद थे उनको बैठाया। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद जो है ये बैठे थे, जो 1200 लगभग 45 से 1266 ईस्वी तक जो है बलबन बैठे थे। उनके बाद जो इसके जो है पुत्र था कैकुबाद, वो बैठे थे 1290 में। तो यानी क्या गुलाम वंश जो है ख़त्म हो चुका, और जलालुद्दीन ने इनके पुत्र जो था कैकुबाद का हत्या करके मतलब खिलजी वंश की स्थापना कर लिए थे। तो इस तरह से ये जो है ऑप्शन इनका गलत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था कौन? तो ये था बलबन। ये बोला था कि राजा जो होता है देवी अधिकार से संपन्न होता है, मतलब इसको जो है रक्त पिपासु शासक भी बोला जाता है। किसको? बलबन को। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो याद होगा ये नगद वेतन भी देने का काम किया था, और क्या कहते हैं सेना को नगद वेतन, घोड़ा का हुलिया दागना, ठीक है। उसके बाद जो है बाजार नियंत्रण नीति भी लाया था, ये तो है ही। उसके बाद बहुत सारा अच्छा काम भी किया था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कहा जाता है कि खिलजी वंश में सबसे जो है प्रतापी राजा अलाउद्दीन खिलजी ही था। इन्होंने अपने चाचा और ससुर था इनका जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का स्थापना किया था। जलालुद्दीन खिलजी को जो है मार करके, उनके पूरे परिवार को मार करके अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बना था। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? देखिए दोस्तों, नवरोज को प्रारंभ करने वाला ये बलबन है, ठीक है। भारत में नवरोज जो त्यौहार होता है मुस्लिम लोगों का, उनको शुरू करने वाला कौन है? बलबन। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो देखिए दोस्तों, ये सैनिकों के भले के लिए जो है क्या कहते हैं मूल्य नियंत्रण नीति लाया था, ठीक है। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? अस्थाई सेना का निर्माण करने वाला अभी जस्ट बोले थे अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो सेना को अभी जस्ट बताए थे, तो ये भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है अगला जो है इसका देखते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म जो है किस स्थान पे हुआ था। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था पटियाला, ठीक है। ये हरियाणा के या पंजाब के, मेरे ख्याल से पंजाब में ही पड़ता है पटियाला, या हरियाणा में। सो आप देख सकते हैं, लेकिन पटियाला या पटियाली एक ही है, इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। पटियाला बोलिए या पटियाली। अरे कितना लोग बोलता है दारू उरू पीने वाला पटियाला पैक, समझ रहे हैं ना। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाला है। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था कौन? अमीर खुसरो। अब याद रखिएगा, अमीर से इनको जोड़िए। अलाउद्दीन खिलजी जो है जादू का चिराग भी जानते होंगे, इनका फिल्म भी है, तो उनमें याद रखिएगा कि ये जादू चला करके अमीर उमीर भी बन जाता था। तो इससे याद रखिए अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, ठीक है। तो अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारा कहानी है, तोतिए हिंद भी कहा जाता है इसको। याद रखिएगा कि पूछेगा कहीं क्वेश्चन कि अमीर यानी तोतिए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए दोस्तों, जो खलीफा जो घोषित किया था
वह अपने आप को किसने किया था? तो वह किया था मुबारक शाह खिलजी। कौन किया था? मुबारक शाह खिलजी। इसको याद रखिएगा। खलीफा, खलीफा समझ रहे हैं ना? मुस्लिम धर्म का जो है पैगंबर मान जाइए, या सबसे उच्च जो होता है उसको ही मुस्लिम लोग जो है खलीफा समझते हैं, खलीफा कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है, तुगलक वंश में तुगलक वंश भारत में संस्थापक कौन था? यानी इसको ऐसे लिखना चाहिए, तुगलक वंश का संस्थापक भारत में कौन था, या भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी जस्ट बोले थे कि ऐबक जल गया, गया से बोले थे गयासुद्दीन तुगलक। तो क्या होना चाहिए? गयासुद्दीन तुगलक। सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों, ये सेट नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो तुगलक वंश भारत में संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। इसी तरह से अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये तुगलक सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक था। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको शॉर्टकट में आप दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को आप याद रख सकते हैं MBT। देखिए, M से मोहम्मद, B से बिन, T से तुगलक, तो MBT याद रखिए। गयासुद्दीन को GST याद रखिए। G से गया, S से सुद्दीन, T से तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद जो है एक ठो आता है फिरोज शाह तुगलक, उसको याद रखिएगा FST। ये हो गया शॉर्ट में बोलने का, अच्छा लगता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? तो देखिए, सबसे अधिक शासन करने वाला जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? MBT। ठीक है। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा डैश द्वारा चलाई गई थी, या डैश द्वारा प्रचलित की गई थी? तो ये किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, प्रथम बार प्रतीक मुद्रा, बस एगो कोई चीज़ का होता है सिंबॉलिक मुद्रा जो चलाया था सबसे पहले, यानी प्रचलित की थी, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? देखिए, दीवान ए खैरात, तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, दीवान ए खैरात, FST, ठीक है ना? FST, दीवान ए खैरात। नहीं कहता है खैरात में बांटते हैं क्या, मतलब फ्री में। खैरात का मतलब क्या हुआ? फ्री। तो दीवान ए खैरात, तो याद रखिएगा, ऐसे भी याद रखते, फिरोज है, ठीक है ना? तो फ्री और खैरात का मतलब भी फ्री हो रहा है, तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं कि दीवान ए खैरात कहेगा तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फ्री में, मतलब खैरात का मतलब होता है खैरात में बांटते हैं, मतलब नहीं होता है कोई चीज़ होता है, कहता है हमको भी दो, हमको, कहता है क्या समझ रहा है, खैरात में बांटते हैं क्या? तो इससे ये पता लग जाएगा कि खैरात का मतलब हो गया कि फ्री में बांटते हैं, तो फ्री से हमारा फिरोज तुगलक हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक होता है, यानी इसको FST भी कहते हैं। चलिए, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वह था कौन? तो देखिए, ये भी है फिरोज शाह तुगलक ही, नहर के लिए भी फेमस है ये। इन्होंने नहर भी बनाने का, सबसे बड़ा जो है नहर का नेटवर्क बनाने का काम किया, ये फिरोज शाह तुगलक किया था। ठीक है। सूची 1 के स्थापत लक्षणों का सूची 2 में दिए गए राजवंशों से सुमेलित कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको हम बढ़िया से देखते हैं, क्योंकि नीचे में कट जाएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा रोक करके ऊपर कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, जो ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, जो राजवंश है, और इसका जो है स्थापना करने वाला, यानी बड़े पत्थरों के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण, ये किसने किया था? तो ये जो किया था, मतलब ये किया था तुगलक वंश। कौन किया था? तुगलक वंश। ठीक है ना? बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण, तुगलक वंश। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि B नंबर का हम लोग देखते हैं क्या होगा। B नंबर का जो है सीधा हो जाएगा शुद्ध मेहराव। ये जो है कौन किया?
तो ये किया गुलाम वंश, याद रख सकते हैं इसको, गुलाम वंश यानी शुद्ध मेहराव, ठीक है ना, शुद्ध मेहराव गुलाम वंश, सॉरी एक सेकेंड, हाँ गुलाम वंश सही है। उसके बाद जो है अर्ध गुंबद महाद्वार, ये सी, तो सी यानी 3 नंबर, यानी ये सामने सामने ही है, ठीक है दोस्तों। बस एक ठो जो है इधर से, अच्छा ऐसे देखिए, एक का जैसे 4 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन को भी देखिए, एक का 4 है, दो का यानी सॉरी एक जो हो गया 4 यानी डी का जो हो गया 1 नंबर, यानी देख सकते हैं डी का 1 नंबर यानी ये वाला हो गया, ठीक है डी का। तो दोहरे गुंबद और मोटी दीवार है, किसका हो गया, लोदी वंश का। इस तरह से आप जो अर्ध गुंबद जो है किसका, मुगल वंश का, अर्ध गुंबद महाद्वार, यानी जो महल सब बनाने का तरीका होता है उससे ये पूछा है क्वेश्चन कि बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण कौन सा वंश करता था। तो ये कौन करता था दोस्तों, हम लोग देखें कि तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक, ठीक है। उसके बाद शुद्ध मेहराव जो है करता था ये गुलाम वंश, ठीक है। अर्ध गुंबद महाद्वार कौन करता था, मुगल, और दोहरे गुंबद और मोटी दीवार वाला कौन करता था, लोदी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो है हम लोगों का वो क्या है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं जिनका कि आगे होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे देखते हैं एक बार, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, बताइए दोस्तों, ये तो आसान है, ऊपर में भी पढ़े थे। अमीर खुसरो यानी किससे संबंधित होगा, तो ये हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी, पढ़े थे ऊपर। उसके बाद इब्न बतूता, अब देखिए मिनहाज उस सिराज, ये सब जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इब्न बतूता जो आया था, ये नारियल को देख करके बहुत जो है मतलब इनका जो है वर्णन कर रहा था कि नारियल में 2 आँख होता है, इस टाइप से। ये मोरक्को का निवासी था। अब ये जो है किसके काल में आया था, मेरे ख्याल से ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था इब्न बतूता, ठीक है। देखते हैं मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, शायद ये एक सेकंड देख ही लेते हैं दोस्तों, आगे इनका आंसर है, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं रुक करके, माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये जो है हमारा सही ही था कि ये जो है अमीर खुसरो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही, सॉरी एक सेकंड, अमीर खुसरो जो है किसका, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता इल्तुतमिश के दरबार में था। और उसके बाद जो है मिनहाज उस सिराज जो है यह मोहम्मद ये यही हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया जियाउद्दीन बर्नी 1 नंबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है आंसर A नंबर होगा, आगे है। चलिए हम लोग उसको मिला लेंगे। चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये जो है इनका जो है हम लोग देखेंगे किसके साथ होगा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है ये चला जाएगा किसके साथ, सूफी संत थे। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। और अगला जो हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा 4, तो बी का हो जाएगा 4, मोहम्मद मलिक काफूर, ये किसके हजारी यानी 1000 दिनारी भी कहलाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो है पहले जो है गुजरात का या गुजरात का शासक या यानी मालवा का शासक ऐसे ही है, लेकिन गुजरात तरफ का के क्षेत्र का था। तो वहाँ पर जहाँ का जो है ना ये रतन सिंह शासक था। आप लोग जो है देखे होंगे कि रानी पद्मावती फिल्म में देखिएगा तो मलिक काफूर जो है पहले रानी पद्मावती के ही यहाँ रहते थे, और उनसे कोई खटपट हुआ या जो भी हुआ होगा तो ये जो है चले आए थे किसके यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहते थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको खरीदा था। और मलिक काफूर जो था ये बहुत मजबूत था, और ये छक्का समझते हैं वो थे, बहुत मजबूत था ये, यानी एक टाइप से समझ सकते हैं हिजरा, इसको हिजरा ही था।
तो यही जो है अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के सुंदरता के बारे में बताए थे। और वो जो है मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको छल से गए मिलने के लिए कि हम उनको बहन मानते हैं, और वो जो है कोशिश किया कि उनको जो है हम लेकर के भाग जाएंगे, यानी रावण के जैसे सीता को हरण किया था उस टाइप से ही सोचा। और उस पर जो है आकर मतलब पहले दोस्ती से जो है उनसे मिला, फिर बाद में दोबारा जा कर के उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन रानी पद्मावती जो है आग के हवाले हो गई। इसके बारे में आप लोग फिल्म में भी देख सकते हैं, नहीं तो कभी हम इसके बारे में कहानी बढ़िया से बताएंगे, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए। तो चलिए हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी हमारा जो हो जाएगा कौन, नियंत्रण, दाम व राशन। तो देखे थे ये सैनिक के लिए ये व्यवस्था किए थे। और जलालुद्दीन जो इसके जो है अलाउद्दीन खिलजी के ससुर और चाचा भी थे, जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो उनका हो जाएगा क्या, तो 3 नंबर मंगोल मुखिया थे ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, इनको मिलान कर लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की थी। तो देखिए लिखने कितना बहुत बड़ा महत्व चीज़ है। लिखने की कला जो है, पहले लोग लिखा नहीं करते थे, तो लिखने की कला जो विकसित किया था वो कौन किया था, सुमेर ने। किसने किया, सुमेर। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, किससे था, तो देखिए मुग़लों से, अफ़गानों से, ईरानियों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई दिया ही नहीं है, ठीक है ना। अब वैसे खतरा था तो सबसे था, तो इसलिए हम या तो इसमें से एक से अधिक ले सकते हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अतः आपका आंसर डी होगा। चलिए मोरक्को देख रहे हैं दोस्तों, यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो बताए थे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। इसको पागल सुल्तान भी बोलते MBT को। तो देख रहे हैं ना, ये पागल जो है नारियल को देख करके भड़कता था। इसके बारे में किताब लिखा, रहला नामक पुस्तक। इब्न बतूता के बारे में पूछता है, रहला पुस्तक किसने लिखा, रहला नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इब्न बतूता। ये कहाँ से आए थे, मोरक्को, उसी को मूरिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। मोरक्को कहाँ पे है, अफ्रीका महादेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये MBT, तो पागल के साथ पागल ही तो आएंगे, जो नारियल को देखकर अचंभित हुआ कि ये आदमी के शक्ल का है, 2 आँख है। तो आप दोस्तों साथ साथ हम ट्रिक भी कुछ बता करके याद भी करवा रहे हैं। तो आप जो है ना इनको फिर 2 बार 1 बार करके देखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। क्योंकि हम उस टाइप से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आप जो है डिटेल तो नहीं दे सकते हैं ना। चलिए दोस्तों, तभी हम जहाँ तक होगा संभव हम करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया। देखिए दोस्तों, इब्न बतूता जो है, यही जो MBT के दरबार में आया था इब्न बतूता, वही जो है यहाँ भारत में उस समय सती प्रथा सब चल रहा होगा। तो उन्होंने जिक्र किया है कि महिला को यानी सती होने का जो है प्रमाण दे रहा है ये, कि कितना भयानक दृश्य को उस एक किताब में व्यक्त किया है। तो कौन था वो, इब्न बतूता, बगल में जूता। चलिए अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित, शम्स ए सिराज अफीफ। तो ये जो है कह रहा है सही सुमेलित है, तो ये तो सही है। उसके बाद जो है जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे क्या है, मुहम्मदी, अमीर खुसरो, तबकात ए नासरी, इब्न बतूता, फतवा ए जहांदारी। तो इसमें से जो है ना जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है, तो शम्स ए सिराज अफीफ, तारीखे फिरोज शाही, ये सुमेलित है, बाद बाकी सुमेलित नहीं है। लोधी वंश का संस्थापक बताइए दोस्तों, बताए थे ना क्या कहते हैं, एवक जल गया खीबो से, ठीक है ना, खीबो से हम बताए थे बहलोल लोदी। तो देखिए इनमें से कहाँ है बहलोल लोदी, है ना, खीबो से
खी बो से बहलोल, से का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? ठीक है, आगरा नगर को तो देखिए, तो ये बनाया था सुल्तान सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा शहर को तत्कालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? लौह स्तंभ लाने वाला कौन था? देखिए इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गयासुद्दीन। तो इसमें से कोई नहीं है, स्टार लगा हुआ है, लेकिन हम बता देते हैं दोस्तों FST, FST। ठीक है ना, FST समझ रहे हैं ना? FST का मतलब क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक, ये लाया था। ठीक है ना दोस्तों। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, कौन है? राजपूत दुर्ग, रणथंभौर। रणथंभौर का किला राजपूत दुर्ग है, दुर्ग मतलब किला होता है। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? देखिए दोस्तों, किस भाषा को? तो ये भाषा कौन सा होगा? फारसी। देखिए दोस्तों, ये जो दरोगा बोलते हैं, बहुत सारा भाषा हम लोग जो बोलते हैं वो सभी फारसी भाषा ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये लोग जो मतलब फारस या अरब तरफ से आया ना, तो वो सभी लोग जो है ज़्यादातर फारसी भाषा बोलते थे। तो इस वजह से ये यहाँ पर जो है बहुत सारे भाषा जो है मिक्स हो गए, मतलब फारसी भाषा दरोगा हो है फारसी भाषा। कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, सदी है, सदी मतलब शताब्दी कह सकते हैं, किस सन में हुआ? तो ये हुआ 13वीं सदी में। ठीक है ना, सेंचुरी में। माडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये जो है माडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये बाज बहादुर से था। किससे? बाज बहादुर से। देखिए, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? बहमनी राज्य जो है, यानी ये दक्षिण भारत का राज्य है। ठीक है ना, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? तो ये था कौन? यानी कमीम उल्लाह। ठीक है, सॉरी, कलीम उल्लाह। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम कलीम उल्लाह। याद रख सकते। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है ना, कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दो भाई था, हरिहर और बुक्का। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो ये किसके थे? कृष्णदेव राय। तेनालीराम का तो कहानी आप भी सुने होंगे बचपन में, 3 की या 4 क्लास में था। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, जो है कौन सा है? कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी जस्ट बोले थे दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बताए थे 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो आपका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। देख रहे हैं ना कितना बार क्वेश्चन, RRB कोलकाता, TA, ASM, 1 में पूछा, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 10 में, 12 में, यानी अलग अलग बोर्ड जो है। तो ये सब जो है क्वेश्चन जिसमें जिसमें ये ASM सब लगा, RRB, ये बोर्ड जहाँ पे भी पूछा गया है वो सभी इसमें दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना वैल्यूबल है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का। हरिहर, विजय होता है तो हरिहर न मन होता है जी। नहीं देखते हैं भोज सब कहता है विजय हुआ तो सबका मन हरिहर हो जाता है, अब भर भर के खाता है। तो याद रखिए हरिहर बुक्का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। हम्पी डम्पी, बच्चे लोगों के बुक में रहता है हम्पी डम्पी। तो याद रखिए हम्पी जो है कर्नाटक वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो कर्नाटक वाला क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य, अभी वर्तमान में जो है इधर नया में जो है करंट अफेयर में देखिएगा तो विजयनगर जो एक अलग ज़िला बना है। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो है अगला प्रश्न को हम लोग लेते हैं बिना समय को गंवाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित
की पराजय से समाप्त हुआ। तो कौन सा मतलब हिंदू राजा था विजयनगर में जिसके ख़त्म हो जाने या पराजय हो जाने के बाद जो है ये समाप्त ही हो गया। तो ये था आपका राम राय। ठीक है, राम राय यानी विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश की पराजय से यानी राम राय की पराजय से समाप्त हो गया। नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में? देखिए नूनीज, बारबोसा ये सब आता है तो ये किसके समय में आया था? अच्युत राय। ठीक है ना, अच्युत नूनीज याद रख सकते हैं। नूनीज पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, पुर्तगाली अच्युत राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतावली पर्यटक कौन था? विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान, जिस समय मतलब विजयनगर अपने जो है ना सफलता या कह सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पर था, तो उस काल में जो है विजयनगर आने वाला जो यात्री था वो कौन था? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी याद कैसे रखिएगा। ठीक है ना, इनके सफलता या मतलब क्या कह सकते हैं विकसित को देख करके वो कोंटी से निकल गया, भाग गया डर से। इतावली मतलब उतावला हो गया, ऐसे ही याद रख सकते हैं। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? हम्पी जो है किस क्या कहते हैं राज्य का साम्राज्य का अवशेष है? तो हम्पी जो है दोस्तों विजयनगर का है अवशेष। वाडियार डैश के साथ थे? वाडियार जो है मैसूर का देसी राज था वाडियार। ठीक है, वाडियार। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों पांड्य जो है बेलूर ये सुमेलित नहीं है। होयसल का राजधानी द्वार समुद्र था। काकतीय वंश का वारंगल था। यादव वंश का देवगिरी था। तो ये सभी सही है, इनको याद भी रख सकते हैं। होयसल 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 द्वार समुद्र काकतीय वारंगल यादव देवगिरी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी? देखिए द्वार समुद्र किसका है? यहाँ पर होयसल का, तो यहाँ पर होयसलों की होगी। तो गोलकुंडा किला किस राज्य में है? देखिए गोलकुंडा कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। यहाँ पर ही गोलकुंडा के खान में वह मतलब वारंगल के खान में सॉरी जो कोहिनूर हीरा जो था वह वारंगल के खान से कौन लाया था? तो वही मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो जिसको एक हजारी बोलते थे वह उसके द्वारा ही लाया गया था। यानी वारंगल पर अटैक किया तो वहाँ के शासक पहले ही उससे डरे हुए थे तो ला करके वो कोहिनूर हीरा दे दिया और फिर भी उसके बाद भी लूटा, यानी कह सकते आत्मसमर्पण कर लिया। तब उसके बाद भी जितना तक हुआ लूटा और वह कोहिनूर हीरा ला करके यानी अलाउद्दीन खिलजी को दिया। तो गोलकुंडा जो है दोस्तों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा जो है हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ है? हैदराबाद। समझ रहे हैं दोस्तों। तो अगला जो है हम लोग लेते हैं प्रश्न, देखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो ये प्रश्न जो है कह रहा है गोलकुंडा कहाँ है? तो ये देख लिए हैदराबाद में है। उसके बाद है बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा डैश से संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबज जो है किससे है? मोहम्मद आदिल शाह से है। ठीक है दोस्तों, किससे है? मोहम्मद आदिल शाह से। ठीक है ना, याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह। चलिए अगला देखते हैं। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चार मीनार स्थित है कहाँ पर है? चार मीनार हैदराबाद में। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। चलिए अगला हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं बिना। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये है कि बेलूर और हेलीबीड होना चाहिए। हेलीबीड में निर्माण किए गए मंदिर डैश का है? तो यानी डैश का है तो 12वीं शताब्दी का है। ठीक है, कब का है? बेलूर और हेलीबीड में जो निर्माण किए गए मंदिर 12वीं शताब्दी का। हेलीबीड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था। किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था होयसल वंश के द्वारा। यानी होयसल वंश की राजधानी कहाँ था? अभी देखे थे ना, तो द्वार समुद्र। कहाँ था दोस्तों? द्वार समुद्र। याद रखिएगा। देखिए होयसल याद रखिएगा, थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिए कि होयसल होयसल होय
मतलब लग रहा है कुछ ऐसा समुद्र के किनारे खड़े हैं तो लग रहा हो डूब जाएंगे, तो ऐसे करके याद रखिएगा। वेसल का द्वार समुद्र, ठीक है। डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। देखिए देवगिरी का नाम दौलताबाद, तो कौन करेगा, जो पागल रहेगा वही तो। और पागल किसको बोले थे दोस्तों, एमबीटी को बोले थे। यानी एमबीटी से मतलब क्या था, एम से मोहम्मद, बी से बिन और टी से तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पागल ही तो ऐसा करेगा ना। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छा कहानी है। ये पागल इसलिए भी कहते हैं, या तो इनके बारे में विद्वानों का जो है अलग अलग मत है कि या तो ये बहुत पागल था या बहुत ये जो है विद्वान था, लेकिन अधिकतर चांस ये होता है कि ये बहुत विद्वान थे, ठीक है ना, ये एमबीटी। और उसके बाद जो है ये कभी कभी इसलिए पागल इसलिए कहते थे क्योंकि कभी कभी महिला लोग के साड़ी ब्लाउज ये सब जो है पहन करके दरबार में आ जाते थे, नाचने लगते थे, कभी कभी कपड़ा मतलब नग्न होकर के दौड़ने लगते थे मंत्रिमंडल में, तो इसलिए इसको पागल बोलते थे, ठीक है ना। अब उसके पीछे जो भी कारण हो, लेकिन अधिकतर विद्वान का मानना है कि ये विद्वान थे, ठीक है। साहित्य यानी संगीत सब का साहित्य का बहुत बड़ा ज्ञाता था, फिलोसफर भी था ये। फिर भी आप ऐसा करने का जो रीज़न हो, तो लोग जो है इनके दरबार में क्या करता, पेशाब लेट्रिन मतलब पन्नी में करके उनके दरबार में फेंक देता, चिट्ठी गाली लिख करके उनमें फेंक देता था। ऐसा ये मतलब इसलिए ये पागल समझ करके ऐसा चिढ़ाता है इनको, इसलिए गुस्सा करके दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी राजधानी बदल दिया था। चलिए दोस्तों, हम लोग कभी ऐसे जो है डिटेल में जो है इस सब को भी पढ़ेंगे। सल्तनत काल के दौरान भूमि विवरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डैश कहा गया। तो क्या कहा गया, तो उसे इक्तादारी कहा गया। क्या कहा गया, इक्तादारी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, तो ये चलाया था रामानंद ने। किसने चलाया था दोस्तों, रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे किससे, तो गौड़ी संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, तो देखिए गलत जो है नामदेव महाराष्ट्र से सही है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से ये भी सही है, नरसिंह मेहता गुजरात से, वल्लभाचार्य गुजरात से, तो ये डी वाला जो है गलत है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, अब देखिए पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो ये जो किए थे कौन किए थे, तो हम लोग देखते हैं कि ये पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो ये किए थे वल्लभाचार्य। सही है दोस्तों, ये वल्लभाचार्य, ठीक है, पुष्टि। चलिए, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा, तो ये जो किए गए थे आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा, ठीक है ना, अष्टछाप आचार्य विट्ठल नाथ, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, तो सत्य क्या है दोस्तों, तो ये है 1 और 3, मतलब इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, सही बात है। और उसके बाद तीसरा है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो देखिए दोस्तों, जो इतना अच्छा रहेगा जहाँ पे जो ऐसे संत या ऐसे धार्मिक गुरु या ऐसे धर्म जो जाति पाति इन सब भेदभाव को मिटाने का कोशिश करे, तो वो ऑटोमेटिक महान होते हैं। जैसे अकबर को महान क्यों कहा गया, क्योंकि अकबर जो है मुस्लिम था, फिर भी जो है हिंदू मुस्लिम या उनके समय में कोई जाति पाति का ज़्यादा वैल्यू नहीं था, इसलिए उनको महान कहा गया। तो ऐसे धर्म, ऐसे राजनेता, ऐसे जो भी लोग होते हैं इस पृथ्वी पर जो सबको लेकर के चलने वाले होते हैं, वो महान होते हैं। थैंक यू दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दिया है कि ए नंबर का दिया है कबीर। कबीर क्या थे, तो कबीर जो थे दोस्तों ये थे क्या, तो बुनकर थे, ठीक है। कबीर क्या थे, बुनकर। और रविदास मोची थे, क्या थे, मोची,
ठीक है, जूता उता जो सीता है जानते हैं ना। और बहुत बाद में जो है बहुत बड़ा ये साधु हो गए, बहुत बड़ा जो है अब कहा जाता है कबीर साहब से भी आगे हो गए थे। अब नामदेव क्या थे, तो ये थे नामदेव के बारे में देखिए। नामदेव जो थे ये क्या थे, दर्जी थे। क्या थे, नामदेव, सॉरी दोस्तों, हाँ कौन थे, दर्जी। और उसके बाद बच गया कौन, तो हज्जाम, ये क्या थे, सेना थे। और ये सभी लोग धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने कर्मों के यानी कामों में भी लग करके धर्म को उपलब्ध हुए। चलिए, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में या राज के काल में रहते थे तुलसीदास, तो ये रहते थे अकबर के काल में। समझ रहे हैं, जो रामचरितमानस लिखे हैं तुलसीदास वो अकबर के। आप समझ सकते हैं अकबर को महान क्यों कहते हैं, क्योंकि तुलसीदास जैसे हिंदूवादी या रामायण लिखने वाले, रामचरितमानस लिखने वाले अकबर जैसे मुस्लिम शासक के यहाँ रहते थे या उनके समय में रहते थे, ये चाहते तो अपने धर्म में मिला लेते, लेकिन नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, इसलिए अकबर को महान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे, तो ये थे कबीर। कौन थे दोस्तों, कबीर। ठीक है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, तो ये थे तुकाराम। ठीक है, कौन थे, तुकाराम। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में किस स्थान पर हुआ था, तो आप जानते हैं कहाँ हुआ था, मक्का में। मक्का मदीना जानते हैं ना, इस्लाम धर्म के पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे उनको जो है मक्का में उनका जन्म हुआ था। मक्का मदीना में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसीलिए मुस्लिम लोग जो है पश्चिम की दिशा में जो वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उनको। तो इस तरह से अगला देखिएगा, इस्लाम की स्थापना हुई कब हुई, तो ये हुए 7वीं शताब्दी में। यही मोहम्मद साहब के जन्म के बाद यानी इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था। तो इस वजह से जो है ये मुस्लिम धर्म भी अच्छा धर्म होता है, क्योंकि इस धर्म का भी अपना जो है कुछ नियम कानून है। धर्म वैसे सब अच्छा ही होता है दोस्तों, बस वो जो है उसके बीच में कोई जो नेता या छेड़छाड़ करना शुरू करता है, बस वो गड़बड़ करता है। तो चलिए हम लोग अगला जो प्रश्न लेते हैं, वो प्रश्न आपका है कि मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो देखिए, जब मोहम्मद साहब जन्म लिए थे, जिन जो है मुस्लिम धर्म का जो है जो लोग मानते हैं, जैसे भगवान बुद्ध को हम लोग मानते हैं, बौद्ध धर्म वाला मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, मतलब जो भी हिंदू है तो इस टाइप से। इसी तरह से मुस्लिम लोग जो जिनको मानते हैं यानी मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो यानी उनके जन्म पर कौन सा जो है पर्व वो लोग मनाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे भगवान बुद्ध के जन्म पर हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, उसी तरह से ये लोग भी कुछ मनाते हैं। तो क्या मनाते हैं ये, ईद ए मिलाद उन नबी, यानी बी नंबर हो गया। ठीक है ना, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, तो हिजरी संवत जो है 622 में। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो कब हुआ, इस्लाम धर्म से। ठीक है ना, सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ, सूफी, तो इस्लाम से। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था, तो बहाई जन्मा था ईरान में। ठीक है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की, तो ये जो किए थे दोस्तों, ये कौन किए थे, अब्दुल चिश्ती। ठीक है, कौन किए, अब्दुल चिश्ती। चलिए, इसी तरह से हम लोग जो है अगला प्रश्न को भी लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है, तो ये कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में किसका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है, ख्वाजा मोइन चिश्ती। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती, तो ये रहते थे दोस्तों यानी आपका जो है सिकड़ी, फतेहपुर सिकड़ी का नाम सुने होंगे। संत शेख सलीम चिश्ती
सिकड़ी में रहते थे। डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो आप जानते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। और बाबर के जो है बोले थे कि इनके पिता जो है तैमूरलंग और माता जो है चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है दोस्तों, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो उस समय कौन था दोस्तों? तो आप जान रहे हैं कि क्या कहते हैं लोधी वंश का था। और वह कौन था? अंतिम था वह। और वह कौन था अंतिम जो था? महमूद लोधी। ऐसे ये जो है कुछ गलत लग रहा है, नहीं सॉरी ठीक है, इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा इब्राहिम लोधी। अंतिम यानी लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? इब्राहिम लोधी। और इनके बारे में भी आपको कभी बताएंगे। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो ये पंजाब से होकर प्रवेश किया था। मुगल शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था? तो पहले आया बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए बाबर, हुमायूं, बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। इस तरह से आपका बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, तो अगला हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो देखिए दो बार जो है शासन करने वाला जो मुगल शासक था वह था हुमायूं। ठीक है ना। एक बार जब उनके पिताजी मर गए 1530 में, तब बने राजा। 1530 से 1540 के 40 ईस्वी तक हुए, यानी 10 साल के लिए राजा बने। क्योंकि उसके बाद जो है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी के द्वारा इसे खदेड़ दिया गया। तो ये भाग गए, मतलब यहाँ से छोड़ करके कहीं छुप गए अफ़गानिस्तान तरफ। और फिर दोबारा से जो है 1555 ईस्वी में इन्होंने दोबारा आकर के युद्ध किया और शेरशाह सूरी को हरा दिया। और फिर दोबारा जो है ये शासक बने, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये बस 6 महीना या 1 साल तक जो है राजा रहे। उसके बाद ये जो है सीढ़ी पर से दीन ए पनाह भवन पर, यानी दीन ए पनाह एक भवन था जो पुस्तकालय था, उन पर ये घूम रहे थे। और नीचे जो है सीढ़ी था, ये घूमते ऊपर कहीं देख रहे थे। और कुछ किसी चीज़ में मौन, या नहीं होता है कि कभी कभी जो है लोग ध्यान से उतर जाता है कि हम कहाँ हैं, और कोई चीज़ में लीन थे और आकर के जो है गिर गए वहाँ सीढ़ी पर। गिरते गिरते नीचे गिरे और ये इनका मृत्यु हो गया। तो इस तरह से जो है दोबारा राजा बने थे। और इनका बेटा जो है फिर अकबर जो है राजा बने, बस 13-14 साल के। और अकबर का जो है सहायक कौन था? बैरम खान। और बैरम खान ही तो हुमायूं को दोबारा से भारत जो है युद्ध में करवाने के लिए लाए और वही जिताए भी थे। बाद में जो है बैरम खां का बैरम खां जो है अकबर का टीचर भी थे। लेकिन अकबर जो है, अब जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अकबर जो है बैरम खान को मरवा दिया था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर को। क्या कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। क्योंकि पीछे भी बताए दोस्तों कि जो जाति धर्म या इन सभी से उठ कर के कोई कार्य करता है निस्वार्थ भावना से, तो वह क्या कहलाता है? मतलब राष्ट्र स्तर पर उनको जानते हैं, महान कहलाते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू इनलेसली। ठीक है ना। तो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो ये जो था दीन ए इलाही। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? दीन ए इलाही। अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? अभी जस्ट बताए थे दोस्तों, बैरम खान। तो देखिए आपका जो आंसर है डी नंबर, बैरम खान। यही इनके संरक्षक थे, टीचर थे। लेकिन बाद में इनकी हत्या कर दिया जाता है। बहुत दुख की बात है। ये सब जो है, अब हकीकत जो भी हो, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? तो कौन सी लड़ाई थी? तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई, जो किसके साथ था?
यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये कौन थे? सिसोदिया वंश जो है, मतलब जो है राजपूत वंश थे जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। तो सिसोदिया याद रखिएगा, ठीक है ना। किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये अकबर। देखिए दोस्तों, पहले जो है लोग बैजबरन जो है धर्म को अपनाया जाता था। मतलब बैजबरन मान लीजिए किसी को जो है मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म मना लिया जाता था, लेकिन अकबर जो है इनको बंद कर दिया, इसीलिए इनको महान कहते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो रहा था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो ये कदम उठाए थे अकबर के काल में, ठीक है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये जो है किससे दिया था? महेश दास। अब पूछता है कि महेश दास या बीरबल की अन्य नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था? तो महेश दास, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था। एक ठो और पूछा गया था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है ना। बीपीएससी या बीएसएससी ऐसे था, तो इस तरह से याद रखिएगा। ताली यानी हल्दी घाटी 1576, और अगर पूछे तालीकोटा तो 1565। तो अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, क्या हो गया? एक सेकेंड दोस्तों, बहुत आगे आ गया। चलिए अब आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। देखिए आ भी गया इतना जल्दी। अच्छा चलिए, बिना रोके हुए चलिए, बुलंद दरवाज़ा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? यानी बुलंद दरवाज़ा जो बनाने वाला था वो कौन था? तो वो था, बुलंद दरवाज़ा बनाने वाला जो था, सॉरी, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा ना, तो ये बनाया था अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा अकबर। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? तो वह है फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की? तो वो किए थे अकबर ने, ठीक है। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए ज़मीन दान में दी थी? तो देखिए अकबर जो है वह जो है किसको दिए थे? तो दिए थे गुरु रामदास को ज़मीन। कहाँ पे? अमृतसर में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये मुजफ्फर खां तुर्बती, ठीक है ना, तुर्बती। टोडरमल किससे संबंधित है? तो ये टोडरमल जो है भूमि सुधार के कार्य से टोडरमल संबंधित थे। चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? देखिए चांद बीबी ये क्या किया, बरार जो है अकबर को सौंप दी थी, तो वो कहाँ की थी? बीजापुर के। बीजापुर की राजधानी कहाँ थी? तो शायद गोलकुंडा होता है बीजापुर का। चलिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? अकबर द्वारा सीरी कलम की उपाधि जो है अब्दुस्मद को, ठीक है ना। अकबर के दरबार में आने वाले पहले मियाँ तानसेन किन की सेवा में थे? तो पहले राजा रामचंद्र के सेवा में थे, राजा रामचंद्र। फिर जो है अकबर के दरबार में आ गए तानसेन। जो तानसेन जो है मतलब ये कुछ बजाते थे, क्या कहते हैं, सरोद, शायद सरोद ही बजाते थे कि क्या बोलते हैं, तो वो बजाते थे तो बारिश होने लगता था, ठीक है दोस्तों। इसको शायद उस यंत्र का ध्यान से उतर रहा है कि जन्मदाता भी कहा जाता है। अकबर को एक सच्चा महान शासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? तो ये कौन सा है? तो उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने यानी मिलाने की कोशिश की थी, इसलिए इनको महान बोलते हैं दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट VVI है, ठीक है ना दोस्तों।
आप अगला प्रश्न को लीजिए। अब अगला प्रश्न जो है आपका वो है कि वो क्या है दोस्तों, वो है अगला प्रश्न जो आपका है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो देखिए तानसेन अकबर के काल में थे, तो बैजू बावरा भी किसके काल में होंगे, अकबर के काल में होंगे। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था। देखिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बारूद चीन में हुआ। कहाँ पे हुआ, चीन में पहले बारूद का। और कागज़ का पूछे, सिविल सेवा सर्विस का पूछे, मुद्रा का पूछे, रेशम के कीट का पूछे, तो ये सब भी कहाँ पे हुआ, चीन में हुआ। याद रखिएगा, न्याय की चैन किसने स्थापित की थी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ये जहांगीर, ठीक है ना। न्याय की चैन स्थापित करने वाले शासक जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो है चित्रकार भी थे, बहुत बड़े चित्रकार। और इनके समय में, जहांगीर के समय में जो है चित्रकारी भारत में जो है ना अपने चरमों उत्कर्ष पर था। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। तो देखिए दोस्तों, उमरा वर्ग में सम्मिलित जो किया था वह था जहांगीर। उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिनका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नूरजहाँ। देखिए दोस्तों, नूरजहाँ जो है ये जो है मतलब क्या कहते हैं, शाहजहाँ की पत्नी है नूरजहाँ। जो नूर का मतलब होता है चाँद, तो चाँद से इन्होंने तुलना किया था। इनका दूसरा नाम जो है मेहरुनिसा भी है, ठीक है ना। ये मतलब पहले जो है इनके क्या कहते हैं, इनके हस्बैंड जो थे, इनका दूसरा शादी जो है ये शाहजहाँ से हुआ, सॉरी क्या नाम कहते हैं, जहांगीर से हुआ। इससे पहले जो है इनके पति जो थे वो फौज में थे और बंगाल अभियान पर जाने में या गए थे बंगाल अभियान में, वहाँ पर उनका मृत्यु हो गया। तो ये नूरजहाँ जो है वैसे रह गई। तो मतलब इनके जहांगीर के माँ की सेवा कर रहे थे, तभी जो है ना अचानक से उस दिन कोई पर्व था, उनकी सेवा करते वक्त जो है जहांगीर उस पर्व में आए थे और देखे इनको अचानक से बहुत सुंदर, और इनसे मोहित होकर के नूरजहाँ से इन्होंने शादी कर लिया। नूरजहाँ के भाई का नाम था क्या नाम कहते हैं, जो मुमताज महल के पिता थे, उसका नाम आगे आ सकता है, देखेंगे दोस्तों, अभी दिमाग से उतर गया है। कोई क्या कहते हैं, अशरफ या अशरफ खान या कुछ था ऐसे करके। ये मतलब बहुत गरीब फैमिली से था, लेकिन इनसे मिलने के बाद में जो है यानी ये जहांगीर का जो है सेनापति भी बन गए इनके भाई। और बाद में जो है जहांगीर के जो शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ से जो है इनके भाई की बेटी जो मुमताज महल है उनसे शादी हो गया। और नूरजहाँ को भी एक बेटी थी, जो चाहते थे कि हम जो है शाहजहाँ से उनका शादी करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। इनके बारे में बताएंगे। चलिए आगे जो है प्रश्न है, अगला प्रश्न को हम लोग, अगला प्रश्न जो है महावत खान, ठीक है। महावत खान पर नूरजहाँ की विजय के क्या कारण थे। तो ये जो कारण थे आपका जो है 1 और 2, महावत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती अलोकप्रियता, नूरजहाँ का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता, ठीक है। तो आपका बी नंबर आंसर है। चलिए, उस्ताद मंसूर खां किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये कहाँ के थे, तो जहांगीर के। कब के थे, जहांगीर के, ठीक है। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। हम बताए थे जहांगीर जो है बहुत बड़े चित्रकार थे। और सॉरी अच्छा देखिए दोस्तों, एक ठो बात याद आया कि नूरजहाँ की माँ का नाम जो है अस्मत बेगम थी। तो अस्मत बेगम जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। तो याद रखिएगा, कहेगा गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन किए थे, तो अस्मत बेगम, जो नूरजहाँ की माँ की नाम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया।
तो वो किया था चूड़ामन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चूड़ामन। क्या कहा? मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? चूड़ामन। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कब? किसके द्वारा? तो शाहजहां। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली, आगरा से दिल्ली, तो शाहजहां। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो ये शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी जो है यहाँ पर मंदिर, सॉरी क्या कहते हैं उसको, किला है या बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है, जितने भी मतलब स्मारक वगैरह है, इनके काल में ही बना। तो अगला प्रश्न है, डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो ये 1628 ईस्वी में बैठा था। ठीक है ना। इसको जो है वास्तुकला या वास्तु का जितना भी है उनका जो है एक टाइप से सोचिए कि वो भारत में बहुत सारा काम करवाया। ताजमहल को किसने बनवाया? तो ये भी कौन बनाया? ताजमहल को किसने बनाया था? अच्छा, बनाया था ना, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। बनाया था कौन? उस्ताद खान। उस्ताद, तो इसमें कहीं है ना ईसा खान है, उस्ताद ईसा खान, उसमें इस टाइप से उस्ताद खान होता है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? तो किसका? तो पर्सिया यानी फारस के लोगों का ताजमहल में बनाने में। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किसके याद में? मुमताज महल के याद में। ठीक है, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था किस? तो संगमरमर से। ठीक है। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस किस नाम के साथ संबंध है? तो तख्ते ताउस जो है शाहजहां के नाम से संबंध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न आपका जो है, निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन थी? तो ये मुमताज महल थी। ठीक है, मुमताज महल। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो भरतपुर की स्थापना चूड़ामन की थी। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई? तो ये दी गई थी औरंगजेब के समय में। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो ये करवाई थी तेग बहादुर की। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो ये छत्रसाल ने किया था। ठीक है, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो छत्रसाल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 2 1 का हो जाएगा 4, यानी ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3। ठीक है, बी का क्या होगा? सॉरी 3। बी का क्या होगा? 3। और उसके बाद जो है सी का क्या होगा? तो सी का हो जाएगा 1। ठीक है, और डी का तो जो रेस्ट बचा वही तो है। तो चलिए, तो आपको हैदर अली युद्ध कलाएं, कृष्णदेव राय तो तेलुगु साहित्य, ठीक है, शेरशाह सूरी सड़कों और भूमि सुधार, ठीक है, अफगान और तुर्क मकबरा और मेहराब का निर्माण, अफगान और तुर्क। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो है आपका ये क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो कहाँ पे नहीं किया था? कन्नौज पर जो है नादिर शाह चढ़ाई नहीं किया था, दिल्ली, करनाल, लाहौर पे किया था। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो शेरशाह सूरी। ठीक है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। अंतिम मुगल सम्राट था कौन? तो बहादुर शाह जफर। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो ये शाहजहां। तो देखिए लाल किला भी शाहजहां बनाया था, समझ सकते हैं ना। तो ये कितना काम किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदरा में।
कहाँ है, सिकंदरा, याद रखिएगा। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो ये जो है मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। अब देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ है, बाबर, यानी उनको दफनाया कहाँ गया था मरने के बाद? तो याद रखिएगा कि बाबर को जो है दफनाया गया था, ये दफनाया गया था यानी काबुल में, ठीक है, कहाँ पे, काबुल, याद रखिएगा काबुल में। और अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में, ठीक है। देखिए अकबर को सिकंदरा याद कैसे रखिएगा, देखिए काबुल, बाबर के सामने में जो है बहलोल लोदी कबूल किया, यानी भारत में जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना किया, यानी कबूल किया बाबर को तभी तो इसलिए काबुल। अकबर, देखिए अकबर जो है महान कहलाया कैसे? तो सिकंदर के जैसे महान थे, या क्रांतिकारी थे, या आक्रमणकारी थे, ऐसे थे। तो मतलब इसको सिकंदर से जोड़ लीजिए, सिकंदर भी महान होता है, अकबर भी महान नहीं होता है। तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो 1 नंबर जहांगीर को लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर। और शाहजहां का 2 यानी आगरा, शाहजहां आगरा। याद कैसे रखिएगा शाहजहां का? शाहजहां जो है ना इतना धनी था कि आगरा गया था, इसलिए आगरा याद रखिएगा। जहांगीर को याद रखिएगा कि इनके समय में जो है ना क्या महान काम हुआ था जहांगीर के समय में। इन्होंने तो एक पत्नी थी जो महान मतलब जो है चांद से तुलना किया, तो ये भी। और उसके बाद जो है चित्रकला का जो बहुत बड़ा ज्ञाता था, महान था, तो इसलिए यानी चित्रकला को लोहा मनवा लिया, तो इसलिए लाहौर याद रखिएगा। अगला है जहांगीर का मकबरा स्थित है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है लाहौर में, देखिए ऊपर में, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए लाहौर में है। एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में है, ठीक है ना, दिल्ली में बताए थे, दिल्ली में ही जो है दीन पनाह भवन से गिरा था, इनका मृत्यु हो गया था। और इस तरह से अच्छा अकबर के बारे में पूछेगा, तो अकबर के बारे में याद रखिएगा कि अकबर को जो है काबुल सॉरी क्या सिकंदरा में दफनाया गया था, लेकिन अकबर से जो जुड़ा हुआ बात है फतेहपुर सिकरी जो है, कुछ उनका जो है स्पिरिचुअल जुड़ाव था फतेहपुर सिकरी से, कुछ बनाया भी था वहाँ। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीरी महल जो है आगरा के किला में स्थित है, याद रखिएगा, जहांगीरी आगरा में, ठीक है ना, जहांगीरी आगरा में। तो वैसे भी देखे थे शाहजहां को रुपया था तो आगरा गया था, नहीं, शाहजहां का मकबरा है आगरा में, जबकि जहांगीर का जो है लाहौर में है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। चलिए प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन मतलब जो है द्वारा किया गया था, किस देश के द्वारा? तो यानी अकबर के द्वारा, मनसबदारी प्रथा अकबर, ठीक है। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कोहना, तो ये बनाया था शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है अब समझ सकते हैं कि वो बाबर सब का जो है किला था पहले, और उस पर हुमायूं को खदेड़ करके ये अपना अधिकार जमाया, तो उन्होंने नाम रख दिया कि मैंने तो कुह कुह करके उन लोगों को खदेड़ा ना, इसलिए उसका नाम किला ए कोहना शेरशाह सूरी बनाया था। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के काल में, ठीक है ना। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के काल, मनसबदार, ठीक है ना। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसका कारण है अधिकारियों के वेतन के लिए, ठीक है। अब है मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो जजमानी प्रथा एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, अकबर के शासन काल में, एक सेकेंड, अकबर के शासन काल में,
ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, सॉरी, चलिए दोस्तों, ठीक हो गया। चलिए, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मिशनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन था? अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मिशनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था मीर बख्शी। अभी भी जो है मीर बख्शी होता है, यानी सेना का प्रधान होता है, इस टाइप से कुछ, ठीक है ना, सेना में होता है मीर बख्शी। तो उसी तरह से अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मिशनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मीर बख्शी। कोतवाल था, क्या था ये? रक्षक था। कोतवाल किसको बोलते हैं? रक्षक को, गार्ड जिसको बोलते हैं। तंबाकू की खेती किसके शासन में प्रारंभ की गई? तो जहांगीर के समय में जो है तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई, लेकिन अकबर के समय में इस पर रोक लगाया गया था। 2 मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा, वे कौन थे? अपना जीवन चरित्र खुद का खुद लिखे, वो थे कौन? तो बाबर व जहांगीर, ठीक है ना, बाबर व जहांगीर, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो हुमायूंनामा जो है, बाबरनामा जो है आत्मकथा है। हुमायूंनामा जो है आत्मकथा नहीं है, अकबरनामा आत्मकथा नहीं है, पादशाहनामा आत्मकथा नहीं है, लेकिन बाबरनामा क्या है? आत्मकथा। ये किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, उनको चुनना है। देखिए, सुमेलित जो हुमायूंनामा, हुमायूं के द्वारा, ये गलत है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा। अब बाबरनामा बाबर के द्वारा, ठीक है। तो जो ये जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। शाहजहांनामा जो है इनायत खां के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। लेकिन हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, इसमें दिया है हुमायूं के द्वारा, तो ये गलत है। आईने ए अकबरी का रचयिता कौन था? तो आईने ए अकबरी का रचयिता जो था वह था अबुल फजल, ठीक है। आईने ए अकबरी का रचयिता कौन है? अबुल फजल। अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम क्या है? तो देखिए, ये है रजनामा, ठीक है ना। महाभारत को अकबर के शासनकाल में जो अनुवाद किया गया था महाभारत को, उसका नाम रखा था रजनामा। नामा, रज्मनामा, ठीक है ना। अब उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में उपनिषद का जो है ना अनुवाद हुआ था फारसी में, ठीक है। तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है ना। अब है स्तंभों का मिलान कीजिए। तो स्तंभ का मिलान, चलिए ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, तब जो है सही रहेगा। अब जो है देखिए कि कौन सा जो है किस में जाएगा? पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो ये जो है किनके बीच हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये जो हुआ था आपका कि यानी पानीपत की द्वितीय लड़ाई भारत में गुलाम राजवंश, ठीक है ना, यानी इनके बीच हुआ था। सॉरी, एक सेकेंड, ये हुआ था भारत में मुगल शासन, ठीक है, इनके साथ होगा। तराइन की द्वितीय लड़ाई, तो द्वितीय लड़ाई किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था तराइन की द्वितीय लड़ाई जो हुआ था भारत में तो नहीं, भारत में गुलाम राजवंश, यानी ये, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगा, यानी बी का जो हो गया आपका इसके हिसाब से 3 नंबर भारत में तुर्कनिस्तान। अच्छा एक सेकेंड दोस्तों, ये जो है 2 का जो है इसके साथ जाने वाला है, ठीक है ना। भारत में तुर्की शासन, यानी वही तुर्की जो है गौरी तुर्की तरफ का था, इसलिए मोहम्मद गौरी। और द्वितीय सॉरी पानीपत यानी तराइन का, सही तो है, तराइन का जो द्वितीय 1192 में हुआ था, तो भारत में यानी गौरी और मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, तो भारत में तुर्की शासन, ठीक है।
तालीकोटा की लड़ाई। तो तालीकोटा जो हुआ था यह किसके बीच हुआ था? 1 नंबर यानी विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ताली, अब याद रखिए कि विजय प्राप्त कर लिया था तो उसमें ताली बजाया, ठीक है ना, यानी विजयनगर साम्राज्य का पतन। प्लासी की लड़ाई जो हुआ था भारत में ब्रिटिश शासन, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से 1-2 बार इसको देखिए, फिर जो है आ जाएगा। अब राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो मेवाड़ की जो राजधानी थी यह चित्तौड़ थी, ठीक है ना। राजपूत राज था मेवाड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, नाम सुने होंगे, राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। चलिए अगला लेते हैं कि अच्छा चलिए अगला जो है आगे होगा, निम्नलिखित युद्ध भूमियों का उनके बीच राज्यों के साथ जोड़े बनाइए। तो हम लोग आगे देखेंगे कि राज्य के बीच कैसे जोड़ा लो। चलिए हम लोग राज्यों के बीच जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा है क्या कि हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी कहाँ हो जाएगा? 1 का 1 होगा, ठीक है, 2 का 2 ही होगा और 3 का 3 ही होगा, इस तरह से 4 का 4 होगा, यानी हल्दी घाटी राजस्थान में आता है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़े हैं। पानीपत का जो हरियाणा में है और बक्सर बिहार में है, प्लासी पश्चिम बंगाल में है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, यानी इस तरह से A नंबर होगा। किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? डायरी में, तो वो बाबर ने किया है। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया था शेरशाह सूरी, रुपये का सिक्का। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो ये अकबर किया। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो ये जो है नगीना मस्जिद नहीं है, बुलंद दरवाज़ा है, जमा मस्जिद है, पंचमहल है, लेकिन क्या कहते हैं, नगीना मस्जिद नहीं है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो ये जो है कोलकाता में नहीं बनवाया, दिल्ली उज्जैन जयपुर में बनवाया था। कौन? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये जो है अमीर खुसरो जहांगीर के दरबार, ये गलत है, क्योंकि आप अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में, ठीक है ना। और बात है कि अंबर मलिक हुमायूं के दरबार में, जसवंत सिंह औरंगजेब के दरबार में, बैरम खां अकबर के दरबार में, ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, सॉरी 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? काबुल का मक्का किसे कहा जाता था? तो ये जो था दोस्तों काबुल का मक्का, ये था सूरत, काबुल का मक्का सूरत। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डैश को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। किसको? तो ये राजपूतों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डैश को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए राजपूतों को। मोती मस्जिद का पर्ल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है, ये कौन सा है? तो कहाँ का? तो ये मेरे ख्याल से गोलकुंडा होगा, लेकिन इसमें हमको कन्फ्यूजन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश का निर्माण ईस्वी यानी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा किया गया था। तो ताजमहल का, यानी 16 साल का समय लगा था ताजमहल को बनाने में, यानी 1632 से 16 दूना 32, 16 तिया 48। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। वह कौन था? तो सम्राट अकबर का 1605 में, ठीक है ना, 27 अक्टूबर 1605। डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था।
जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो जानते हैं जीटी रोड किसने बनाया था? सम्राट शेरशाह सूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा दोस्तों। आज जो है हम लोग जो है मीडिएवल हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह था उनको ख़त्म किए, और हम जो अगला वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें यूरोपीय कंपनी, यानी हम मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को हम एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। एक वीडियो में हमने प्राचीन भारत को ख़त्म किए, इस वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत को ख़त्म किए, और अगला जो वीडियो आएगा वो हो जाएगा आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो 3 वीडियो में तीनों हिस्ट्री ख़त्म होगा। तो हम विश्व इतिहास को भी, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी एक वीडियो में ख़त्म करें। हालांकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना कुछ एग्जाम में नहीं होता, लेकिन हाई स्कूल सब में होता है। 6 to 8 वाला को भी होगा इस तरह का जरूरी। तो दोस्तों हमारा यह प्रयास अगर अच्छा लगे या आपकी तैयारी में कुछ मदद मिले तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बस सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे मनोबल बढ़ेंगे और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाएंगे और आप लोगों का तैयारी को बेहतर बनाएंगे, जिससे कि आपकी सफलता हो और उसमें हमको भी खुशी मिलेगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।